जो ये अपनी क्लास 12th की जो सेकंड बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। देखिए, जो स्वतंत्र भारत में राजनीति का मतलब है कि 1947 के बाद से घटनाएं पढ़नी है। अब 1947 में क्या हुआ था, अपना देश आज़ाद हुआ था। जब कोई भी देश आज़ाद होता है ना, तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती है। जैसे कि आप किसी नए शहर में जाइएगा तो वहाँ आपको चुनौती मिलेगी, रहने की, खाने की, दोस्त बनाने की। वैसे जब अपना देश आज़ाद हुआ तो उस प्रकार की हमारे पास चुनौतियाँ थी। देखिए, उसमें जो पहला चुनौती था एकता और अखंडता। एकता का मतलब कि अब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उसमें हर लोग जो था, अब स्वतंत्र भारत में राजनीति वाले बुक में, कि सब लोग अपना अपना डिमांड कर रहा था आज़ादी मिलने के बाद भी। अब कुछ लोग अलग डिमांड कर रहे थे, कुछ लोग अलग डिमांड कर रहे थे। सब लोगों के अंदर एक एकता होनी चाहिए ताकि एक यूनिफाइड देश बन सके, एकीकरण वाला देश बन सके। अब ऐसा ना हो कि भारत में 565 रियासतें थी, उसके अंदर ऐसा ना हो कि 500 देश बन जाए। अब 500 देश बन जाएगा भारत में, तो छोटे छोटे देश बन जाएंगे, समझिए कितना मुश्किल होगा। वैसे ही तो एकता और अखंडता, अखंडता का मतलब देश एक हो, जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर अपना कन्याकुमारी तक हो। अगर मान लीजिए कल को तमिलनाडु अलग हो जाए तो अपना देश कैसे होगा, मैप बनाने में दिक्कत आएगी, तमिलनाडु को हटाना पड़ेगा। ठीक है, कश्मीर मान लीजिए अलग हो जाता है उस समय, तो कश्मीर हम नहीं बना पाते, उसमें कितना बेकार लगता है अपने को, है ना। जो भारत का जो मुंडी कहते हैं, जो शीर्ष है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पहला चुनौती था एकता और अखंडता। किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, उसके देश के अंदर एकता और अखंडता होनी चाहिए, तभी वो देश विकास कर सकता है। दूसरा है लोकतंत्र। देखिए, जब हम लोग गुलाम थे ना, अंग्रेजों के यानी उपनिवेश थे, तभी हमने कसम खा ली थी कि हम जब देश आज़ाद होंगे तो हम कौन सा शासन अपनाएंगे, तो लोकतंत्र अपनाएंगे। क्योंकि दुनिया में जितने भी शासन व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था होती है, जिसमें जनता द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसको चाहे तो 5 साल बाद हटा भी सकती है। उसके बाद आता है विकास। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा जो विकास के नाम पे क्या था, कुछ भी नहीं था। राजाओं का विकास हुआ था, जनता का विकास नहीं होना था। तो इसीलिए सबको सोचा गया कि विकास करेंगे। यानी कैसा विकास, तो समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है कि विकास के पहिए में जो समाज के जो आखिरी वर्ग है, आखिरी व्यक्ति है, उसका भी विकास किया जाएगा, उसको भी रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें क्या होता है, सबको मकान दिया जाता है। आपने पीडीएस सिस्टम दिया है, पीडीएस मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके अंदर आपको खाने को मिलता है 2 किलो 4 किलो अनाज, वो भी एक विकास का मुहिम है। सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल। और आपने कोरोना में देखा कि जितनी प्राइवेट कंपनियां थी वापस चली गई, लेकिन सरकार ने किया ना आपके लिए, यानी विकास के नाम पे क्या किया, आपको वैक्सीन लगवाया। ताकि वैक्सीन इसलिए लगवाया ताकि आपका विकास हो सके। यानी हेल्थ भी हमारा एक राइट है, विकास के अंदर ही हेल्थ आता है। तो जब भाषण दे रहे थे, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 14 और 15 अगस्त मध्य रात को एक भाषण दिया। वो भाषण बहुत फेमस हुआ। उसको बोला गया भाग्य वधु से चीर प्रतिचित भेंट, है ना। उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट विद द डेस्टिनी, इस भाषण का नाम था, जो कि 1 नंबर का पेपर में आता है। उसके बाद आता है कि विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन का मतलब टुकड़ा, विभाजन मतलब किसी चीज को बांटना। तो भारत अखंड था, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरे तरफ जो आपका आज का बांग्लादेश है, वो पूरा भारत में हुआ करते थे। तो इन 2 जगह हमने बांट दिया, यानी इसका विभाजन कर दिया। उसके बाद है विस्थापन। विस्थापन का मतलब समझते हैं, चेंज करना, एक जगह से दूसरा स्थान को जाना। ठीक है, उसके बाद है पुनर्वास। पुनर्वास मतलब किसी को दोबारा बसाना। अब देखिए ना, एक तरफ मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक मैप बनाता हूँ, ये अपना भारत, आज का भारत, यहाँ पे बांग्लादेश और यहाँ पे पाकिस्तान, है ना। अब यहाँ भी ये जो इलाका है ना पूरा, यहाँ पे पूरा मुस्लिम बहुल इलाका था और ये भी मुस्लिम बहुल इलाका था। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे केवल मुसलमान रहते होंगे, और यहाँ पर भी ऐसा भी नहीं केवल मुसलमान, यहाँ पे हिंदू भी रहता होगा, ठीक है, सिख भी रहता होगा। अब क्या है कि पुनः विस्थापन का मतलब यहाँ के लोग इधर आ गए, जो कि मान लीजिए नॉन मुस्लिम थे, जो हिंदू थे, जिनको पाकिस्तान में नहीं रहना था, वो इधर आ गए। अब मान लीजिए जो मुसलमान थे इधर चले गए। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, इधर वाले इधर आ गए, इधर वाले इधर चले गए। मुस्लिम बहुल इलाका केवल उसमें 2 ही था। उसके बाद पुनर्वास। अब इनको क्या बोलते हैं, इनको बसाना भी तो है। बसाने का मतलब है कि अब यहाँ से बंदा आया है, इसको घर रहना, दुआर है, कहाँ बसेगा ये बेचारा। अब बेचारे इसको बैठाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है, विभाजन, देश का बांटना। विस्थापन मतलब इधर से उधर लोग आए गए। पुनर्वास मतलब उनको दोबारा सेटल करना। 14 और 15 अगस्त को जो हमारा रात्रि का मध्य रात था, उस दिन हम लोग क्या हो गए, आज़ाद हो गए। किस आधार पर हमारे देश बटा था, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के आधार पर बटा था। एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान, जो कि जिन्ना इसके बहुत बड़े कारण बने कि जिन्ना की वजह से देश बंटवारा हुआ। ठीक है, उस सिद्धांत को बोलते हैं द्वि राष्ट्र सिद्धांत। कौन सा, 2 नेशन थ्योरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 2 नेशन थ्योरी। हिंदी में बोलते हैं द्वि राष्ट्र सिद्धांत, यानी 2 राष्ट्रों का सिद्धांत। कि भारत जो है, एक यहाँ पे एक कम्युनिटी के लोग नहीं रहते, 2 धर्मों के लोग रहते हैं, मुख्यतः
हिंदू और मुस्लिम, तो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर अपना देश बंटवारा हुआ। कांग्रेस ने इसका विरोध किया शुरू में, लेकिन कांग्रेस के विरोध के सामने कहाँ टिकने वाले थे, है ना। कांग्रेस ने विरोध किया लेकिन उसके विरोध को ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। उस समय जो हमारे नेता थे जिन्ना साहब, उन्होंने कहा कि हम आपके विरोध को नहीं मानते। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे भी मनाया था। आप बताइएगा डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद विभाजन की प्रक्रिया, अब क्या कर रहे हैं, मजबूरी में विभाजन करना ही पड़ा, देश का बटा है ना, देश का बंटवारा हो गया, ठीक है। अब ऐसा इलाका चुनना था जो जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा रहता हूँ, लेकिन भारत में ऐसा कोई इलाका था ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो चुनना पड़ेगा, देश तो बंटना है। तो एक 2 ही इलाका था, एक ये वाला अपना पश्चिम वाला, इधर पूरब वाला, यानी पूरब मतलब आज के बांग्लादेश, इधर वाला आज का पाकिस्तान, ठीक है। इन इलाकों में मुसलमान ज़्यादा थे, इन इलाकों में मुसलमान ज़्यादा थे, इनको चुना गया। अब यहाँ पे जो हिंदू थे इधर आ गए वापस, जो इधर के मुसलमान थे इधर, सॉरी जो इधर के हिंदू थे इधर वापस आ गए, यहाँ पे देश का बंटवारा हो गया, ठीक है। इसमें एक सीमांत गांधी थे। सीमांत गांधी का सीमा का मतलब समझते हैं ना, जहाँ बाउंड्री होती है। अब देखिए ये वाला हिस्सा ना पूरा बाउंड्री था, ये क्या था, बाउंड्री था। आज जो भारत पाकिस्तान का बाउंड्री है, हिंदू कुश वाला माउंटेन जो अफगानिस्तान की तरफ पड़ता है, यहाँ पे एक बंदा रहता था, उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। उसको प्यार से लोग बोलते थे नाम देकर सीमांत गांधी, जैसे मोदी को लोग बोलता है ना चौकीदार, है ना, वैसे ही जो खान अब्दुल गफ्फार खान था उसको लोग प्यार से क्या बोलते हैं, सीमांत गांधी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सीमांत, सॉरी हिंदी में बोलते हैं उसको सीमांत गांधी, ठीक है। वो पश्चिमी प्रांत में था। इसने विरोध किया कि देश नहीं बंटना चाहिए, देश नहीं बंटना चाहिए, लेकिन इसकी छोटा नेता था, है ना, कितना भी चिल्लाएगा इसका बात थोड़ी सुनेंगे। अब सुनिए ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा बात कर रहा है, कोई नया प्लेयर का बात कोई मानेगा, नहीं मानेगा, है ना। उसमें जिन्ना और कांग्रेस में भिड़ी हुई थी ये बात, है ना, नेहरू के टाइम में। अब इस बेचारे के खान अब्दुल गफ्फार के आगे कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनने वाला था, तो इसकी बात नहीं मानी गई। लेकिन गांधी का बहुत बड़ा फैन था, है ना, कि गांधी की विचारधारा को बहुत अच्छा से फॉलो करता था। उसके बाद तक कि प्रश्न था कि अल्पसंख्यकों को क्या होगा। अल्पसंख्यक का मतलब समझिए कि तुलनात्मक रूप से जब कोई कम होता है उसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। सपोज करिए 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन हुआ, लड़की हुआ। किसके आधार पर, तुलना के आधार पर। अल्पसंख्यक 4-5 आधारों पर हो सकता है, सेक्स के आधार पर, यानी लड़का लड़की, यानी जेंडर के आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर हो सकता है। जैसे मान लीजिए 4 हमारे रूम में रहते हैं, वो 4 भोजपुरी बोलते हैं और 2 बंगाली बोले, तो अल्पसंख्यक कौन हो गया, बंगाली बोलने वाले। ऐसा हो सकता है हिंदी बोलने वाले 10 हों, भोजपुरी बोलने वाले हम 4 हों, तो अल्पसंख्यक कौन हो गया, हम भोजपुरी बोलने वाले हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। अल्पसंख्यक होता है कि संख्या के आधार पर किसी से कम होना, तुलनात्मक रूप से कम होना, ठीक है। जैसे कि भारत में कौन है अल्पसंख्यक, मुसलमान है हमारे यहाँ अल्पसंख्यक, यानी तुलनात्मक रूप से देखोगे हिंदू के संदर्भ में तो वो संख्या उनकी कम है, तो वो भारत में अभी भी अल्पसंख्यक है। तो प्रश्न था अल्पसंख्यकों को क्या होगा बंटवारे के बाद। तो नेहरू जी ने कहा देखो भाई, आपके यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे, हमारे यहाँ भी अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। ये बात जिन्ना ने भी कहा कि अपने यहाँ हम जो हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक है वो भी सुरक्षित रहेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन बाद में तो जानते ही क्या हुआ, ठीक है। जो घटनाएं थी ना, सबको लगा कि चलो देश बंटवारा हो रहा है, थोड़ा उथल पुथल होता है। जब बड़ा पेड़ गिरता है या बड़ा पेड़ कटता है तो नीचे जब एक डाली गिरती है थोड़ा उथल पुथल होता है, लेकिन सोचते सब समय के साथ सब ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो घटनाएं जो थी सबको लगा कि ठीक है कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी। कोविड शुरू में जब आया था कोविड-19, सबको लगा भाई तो कोविड है, 2 महीने में 15 दिन में लॉकडाउन लगा है, खत्म हो जाएगा। लोग मोदी जी को तारीफ कर रहे थे, अरे मोदी जी ने 24 घंटा का लॉकडाउन लगा दिया, 12 घंटे का कोविड जो वायरस है उसका टाइम होता है, 12 घंटे बाद वो निपट जाएगा, और मोदी जी को बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो तो कोविड-19 कितने साल खिंच गया, लगभग 2-2.5 साल खिंच गया, है ना। तो जो घटनाएं थी वो क्या थी, अस्थायी से अस्थायी के तौर, है ना, बढ़ गई। उसके बाद परिणाम क्या हो गया, बंटवारा करना ही पड़ा, ठीक है। आप बार बार स्कूल से भागोगे तो क्या होगा, स्कूल का से नाम कटेगा। वैसे ही परिणाम क्या हुआ, बंटवारा हो गया। लोगों को कुछ ही घंटे का मोहलत दिया जाता था कि भाई ये जमीन खाली कर दे वरना हम तुझे मार देंगे। मान लीजिए कोई इलाका है, मान लेते हैं कोई भी इलाका है, यहाँ पे मुसलमान लोग ज़्यादा रहते हैं ना, हिंदू आएंगे बोलेंगे भाई यहाँ से फटाफट खाली करो, ठीक है। तो इनको खाली करना पड़ेगा केवल कुछ ही घंटों के अंदर। या हो सकता है कि यहाँ पे हिंदू रहते हो, मुसलमान आके बोले कि भाई इसको खाली करो वरना हम मार देंगे, तो अपना जान बचाओगे, जमीन बचाओगे, जाहिर सी बात है कि आप जान बचाओगे। और ये बेचारे खाली करके जिसको जहाँ जाना था वहाँ पहुँच जाते थे। समझ में आया, ठीक है। उसके विभाजन का परिणाम क्या हुआ कि देश बट गया, 2 देश बने, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। क्या बना, एक हिंदुस्तान दूसरा पाकिस्तान, है ना। हस्तांतरण हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान लोग आए, पाकिस्तान से मतलब हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, ठीक है। उसके बाद ये जो घटनाएं थी सारे आकस्मिक थी। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक। आप देखे होंगे पोस्टर लिखा होता है आकस्मिक निधन, मतलब
मतलब समय से पहले ही निधन हो जाना, आकस्मिक उसे बोलते हैं ना, समय से पहले ही कोई निधन हो जाता है ना उसको आकस्मिक निधन बोलते हैं। बिल्कुल अचानक ही, सोचा नहीं था, अरे ऐसे हो गया, कोविड को सोचा था 2 महीने में खत्म हो जाएगा, साल भर खींच गया, ठीक है। और होता है अनियोजित, जो प्लानिंग हुआ था ना, देखिए जो देश का बंटवारा हुआ ना, ऐसा नहीं कि चल भाई तू हिंदी रहा, मुसलमान इधर जा, ऐसा नहीं बोला गया कि देश बट गया है, अब इधर पाकिस्तान और इधर हिंदुस्तान, ठीक है, अनियोजित तरीके से हुआ था, यानी इसमें कोई प्लानिंग नहीं हुई थी कि लोग कैसे आएंगे कैसे जाएंगे। उस समय इतना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था कि बताएं लाइव मेरे को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया है भाई, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था। उसके बाद त्रासदी बन गया। त्रासदी का मतलब होता है इतना काट मार हुआ, इतना मतलब परेशानी हुआ लोगों को, जैसे आजकल महामारी बन गई, छोटी सी बीमारी थी कोविड, आज महामारी बन गई, वैसे जो छोटी सी घटना थी ना, बड़ी सी घटना में परिवर्तन हो जाए उसको बोलते हैं त्रासदी होना। क्या बोलते हैं उसको? त्रासदी होना। ये धर्म के नाम पे लोगों ने एक दूसरे का कत्ल किया, धर्म के नाम पे क्या किया इन्होंने? कत्ले आम किया। हिंदू ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, दोनों तरफ से हुआ, ठीक है। फिर आता है जो शरणार्थी थे, है ना, जो आपने दिल्ली में अगर रहते होंगे, जो पुराना किला है वो कभी शरणार्थियों के गृह हुआ करता था, शरणार्थी लोग वहाँ रहते थे। आपने राजघाट देखा, वहाँ पर भी लोग रहते थे। आपने अगर फिरोजा कोटला देखा है, वहाँ पर भी लोग रहते थे। निजामुद्दीन, जो हजरत निजामुद्दीन है, वहाँ पर भी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी रहा करते थे। कुतुब मीनार है, वहाँ पर भी लोग रहते थे, जगह ही नहीं था बैठने के, ठीक है। हुमायूं जो टॉम है उसमें लोग रहते थे, क्यों रहते थे भाई? जगह ही नहीं थी, सरकार को कहाँ बेचारे को रखेगा, ठीक है। मस्जिदों में लोगों को रखा जाता था, है ना, मंदिरों में धार्मिक जगह के चुनाव किया जाता था। उसके बाद आता है कि इसमें औरतों का रेप किया गया, ठीक है। इधर से औरत, इधर के लोगों ने उधर की औरतों का रेप किया, उधर वालों ने इधर के किया। उसके बाद हत्या कर दी गई इनकी, ठीक है। अब हत्या क्यों करेंगे भाई? इधर को पकड़ के उनका हत्या कर दिया, इन्होंने पकड़ के उनको हत्या कर दिया। कई बार तो हत्या इसलिए की जाती थी कुल की इज्जत बचाने के लिए, कोई हमारी माँ बहन बेटी को ना ले जाए, इसलिए उसको मार दिया जाता था ताकि हमारी इज्जत बची रहे। उसके बाद अगवा कर लेते थे कि चल भाई उठाओ, है ना, उसका शारीरिक व्यापार करना, ठीक है, देह का व्यापार करना। उसके बाद जबरदस्ती करना उनको, ठीक है, विवाह कर लेना जबरदस्ती, ये सब काम चलता था, ठीक है। मार देना, ये सब घटनाएं होती थी। तो परिणाम में क्या देखा? देश का बंटवारा कैसा था? आकस्मिक था, अचानक था, अनियोजित था, मतलब कोई प्लानिंग नहीं की गई थी, है ना। त्रासदी था, छोटी सी घटना जब बड़ी घटना बढ़ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? त्रासदी कहते हैं। धर्म के नाम पर कत्ल हुआ। शरणार्थी जो थे शिविरों में रहे, ठीक है, शरणार्थी जिसको हम बोलते हैं कि दूसरे देश से बेचारा आता है ना कोई देश में रहने, शरणार्थी बोलते हैं उसको। बस रहने के लिए कुछ भी नहीं, जैसे अब आजकल आप देखोगे जो अफगानिस्तान के लोग हैं, पूरे देश दुनिया के लिए क्या है? एक शरणार्थी है, अपना देश उनको रहने नहीं दे रहा है, ठीक है। या फिर धर्म के नाम पर उनको भगाया जा रहा है, एक दूसरे नाम पर उनको भगाया जाए, तालिबान है उनको गोली मार देगा सीधे, ठीक है। और औरतों का रेप वगैरह ये सब तो सामान्य बात है, हर जगह घटनाएं में होती है, दंगा फसाद होता है, ये चीजें होती है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा होना था हो गया। अब देखिए कोई भी चीज़ हो जाता है ना, उस पर लोग कहानी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, फिल्म बनाते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा होगा जो भारत था वो मैच हार गया, किससे? पाकिस्तान से भाई, मैच T20 हार गया। अब जो ससुरा मैच भी नहीं खेलता है ना, उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही ज्ञान बांटने लग जाता है ना। अब समझिए उस समय के जो लेखक थे उन्होंने कहानी लिखा, उपन्यास लिखा, ठीक है, कि हमारा देश कैसे बंटवारा हुआ था, उस समय क्या हुआ था, है ना। ऐसी ऐसी कहानी सुना देते हैं ना कि रोने लगता है भाई, आंसू आ जाते हैं ना। कवि जो था उसने कविताएं लिखी, उसने अपनी संवेदनाएं उसमें डालने की कोशिश करी, है ना, कविताओं के माध्यम से। जो फिल्मकार होगा क्या करेगा बेचारा? फिल्म बनाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी, है ना, उसमें पाकिस्तान वाली कहानी है। उसके बाद गदर देखा होगा, गदर एक प्रेम कथा है ना, सक्कू वाली, याद है ना उसमें, है ना। तो जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जो उसमें के लेखक थे, कवि थे, फिल्मकार थे, इन्होंने खूब कहानियां लिखी, है ना। एक धंधा खुल गया इनका भी, है ना, इनका भी अपना रोजगार, रोजी रोटी चल गया। देश में कुछ होता है ना तो फिल्मकारों का, उपन्यासकारों का, कविताओं का खूब चलता है। जैसे यूपी में अभी इलेक्शन है, एक गाना फेमस है, यूपी में काबा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो उस समय इनका धंधा चल गया। अब आता है जो पड़ोसी थे ना, जो उस समय के पड़ोसी थे, हिंदू जो था वो मुसलमान का पड़ोसी था, मुसलमान जो था हिंदू का पड़ोसी था, है ना। अभी आपस में दोनों दोस्ती थी बढ़िया से, अभी क्या हो गए? दुश्मन बन गए, दोस्त दोस्त ना रहा अब, है ना। अब मुसलमान को शक होने लगा, हिंदू पे रहे ससुरा, कहीं रात को मार देगा गोली, है ना। और जो मुसलमान था उसको भी शक हो गया, क्या पता हिंदू मुझे जान से मार दे, यानी दोस्त किस में कन्वर्ट हो गया? दुश्मन में कन्वर्ट हो गया। अब वित्तीय संपत्ति, वित्तीय का संपत्ति मतलब फाइनेंशियल, पैसा से लेना देना। जो कहीं कहीं पर वित्त वर्ड आ जाए ना, वित्त, सिर्फ वित्त वर्ड आ जाए तो इसमें वित्तीय लिखा है, मैं बता रहा हूँ, वित्त वर्ड आ जाए समझ लेना, थोड़ा सा पैसा सा लेन देन है। तो जो हमारी वित्तीय संपत्ति थी, जिससे हमें मनी का, मुद्रा का प्राप्ति होता है, उसमें वित्तीय संपत्ति कहते हैं, है ना। उसमें टेबुल, कुर्सी, टाइपराइटर, इन सबका खूब बंटवारा हुआ। जो 80 लाख लोग थे इनका विस्थापन हुआ। 80 लाख का विस्थापन मतलब, विस्थापन समझाया था जब एक स्थान से दूसरे स्थान को लोग जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन
कहते हैं। तो 80 लाख इधर से उधर गए, यानी पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, है ना, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, ठीक है। 80 लाख लोगों ने ऐसा किया। तो दो पाकिस्तान बना था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पश्चिमी पाकिस्तान आज भी एग्जिस्ट करता है, जिसके प्रधानमंत्री कौन है अभी, इमरान खान है, ठीक है। जो अपना पूर्वी पाकिस्तान था वो बेचारा खत्म हो गया 1972 के अंदर, 71-72 के अंदर, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना है, ठीक है, शेख हसीना, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है 5 से 10 लाख लोग थे बेचारे मर गए, बंटवारे में खून खराबा हुआ, ठीक है। आपको थोड़ा देखना हो तो गदर वाला मूवी देखना, कैसे तलवार निकालते हैं और निपटाते रहते हैं लोगों को, है ना। तो उसमें 5 से 10 लाख लोग बेचारे अपने जान से हाथ धो दिए। जब भी कुछ बंटवारा होता है, दंगा होता है, तो बहुत सारे लोग जो बहुत सारे जो लोग होते हैं निर्दोष होते हैं, वो सारे निपट जाते हैं। उसके बाद जो 1951 था, उसमें जब जनगणना हुआ था भारत के अंदर, जनगणना जो होता है वो प्रत्येक 10 सालों में होता है। कितने सालों में होता है, प्रत्येक 10 सालों में होता है। अब प्रत्येक 10 सालों के अंदर होता है। तो 2011 में आखिरी जनगणना हुआ था। अब बताइएगा कि पहला जनगणना कब हुआ था। पहला जनगणना 1881 में हुआ था, ठीक है। वहाँ से हर 10 साल बाद नियमित रूप से होने लगा। अभी 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया, बाद में किया जाएगा। जो मुस्लिम लीग थी, कमेंट में बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। जब मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो गुलामी के दौर में, यानी उपनिवेशित जब भारत था, तो उसमें मुसलमानों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग को बनाया कि चलो भाई मुसलमानों की रक्षा करेगा। लेकिन हुआ क्या, इस ससुरे ने देश मांग लिया, है ना, कि भाई पाकिस्तान चाहिए हमको, है ना, और पाकिस्तान बनाना पड़ा। अब बताइए पूरे विश्व लेवल में कौन सी ऐसी संस्था है जो मुसलमानों की रक्षा करती है, ठीक है। एक संस्था दे रहा हूँ, उसको पढ़ लेना, ठीक है, बड़ा काम का आएगा, OIC, है ना, इसको पढ़ना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, है ना, इसको पढ़ना OIC को, ठीक है। वो भी मुस्लिम लीग की तरह ही है, जो पूरी दुनिया में मुसलमानों की हिफाजत करती है, उनकी रक्षा करती है, उनके विकास की बात करती है, ठीक है। मुसलमानों में कैसी शांति है इसके बारे में बात करती है, OIC के बारे में पढ़ लेना। लेकिन उस समय जो क्या थी, मुस्लिम लीग थी, जो गुलामी के दौर में मुसलमानों की रक्षा करती थी। लेकिन भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ इसी के कारण, मुस्लिम लीग के कारण, ठीक है। मुस्लिम लीग कब बना था, एक होमवर्क है, ये पता करिएगा, ठीक है। जो पाकिस्तान था ना, अब वो धर्म के नाम पर बना था। वहाँ की जो धर्म है ना, इस्लामिक धर्म है। जो वहाँ के पाकिस्तान है, वहाँ के जो राज्य का धर्म है कैसा है, इस्लाम है। यानी जो वहाँ के राजा, सॉरी राजा नहीं, वहाँ का जो शासक है किस धर्म को प्रमोट करता है, फैलाता है, तो इस्लाम धर्म को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, ठीक है। जो भारत वहीं बना, तो भारत शुरू से ही पंथ निरपेक्ष था, ठीक है। 1947 से ही पंथ निरपेक्ष रहा। लेकिन जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में परिवर्तन करके, संशोधन का मतलब ही परिवर्तन करके जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। ना तो भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, ना तो मुस्लिम राष्ट्र है, ना तो सिख है, ना तो क्रिश्चियन है, ना जैन है, ना बौद्ध है, ना पारसी है, जो भी धर्म है। धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है, जहाँ पे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, उसको हम धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हैं, है ना। अब आता है रजवाड़े, ठीक है। रजवाड़े मतलब राजा महाराजा, ठीक है। असली जिंदगी तो वही सब जीता था, है ना। उसमें 565 थे। अभी आपको 28 राज्य नाम याद करने में हालत खराब हो जाती है। सोचो उसमें 565 रजवाड़े थे, 565 रजवाड़े थे। हर रजवाड़े में एक दिन घूमते ना तो 1.5 साल लग जाता पूरा भारत घूमने में, ठीक है। उसके बाद जो भारत था ना, उसमें अंग्रेजों, जब उसमें अखंड भारत था, जब हमारे पास पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, तो उसको हम अखंड भारत बोलते थे। म्यांमार भी हम भारत का हिस्सा हुआ करता था, है ना, जो 1934 में अलग हो गया। उसमें एक होते ब्रिटिश प्रांत, एक थे देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रांत मतलब अंग्रेजों ने जहाँ पे खुद का कब्जा था, जहाँ पे खुद का कब्जा था, जैसे पूरा बंगाल, पूरा चेन्नई मद्रास, है ना, पूरा बिहार, बिहार तो उसी में अंदर आ जाता है ना, पूरा पंजाब आपका ले लीजिए, उसके बाद पूरा अपना दिल्ली ले लीजिए, है ना, उत्तर प्रदेश पूरा ले लीजिए, है ना। पूरा मतलब जो भारत मान लीजिए 100% है, भारत कितना है 100%, यानी 2/3 मतलब लगभग 66%। कितना, 66%। जो देसी रजवाड़े थे, जो 565 थे ना, ये इसी में आते थे देसी रजवाड़े। वो किनके पास जितना जमीन था, 1/3, 1/3, यानी 100%, जो 100% है ना, उसका 1/3 मतलब 33% जमीन पे 565 रजवाड़े थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, जब 1947 में हम आजाद हो रहे थे, तो इन्होंने एक हमारे पास एक शर्त रखी। शर्त ये रखी, देखो भाई रजवाड़ो, तुम लोगों से मुझे तो कोई पर्सनली दुश्मनी है नहीं। राजाओं ने बोला जी भैया बिल्कुल दुश्मनी नहीं है, ठीक है, हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं, हर आपको भी आज़ाद करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल भैया आज़ाद कर दो, है ना। उन्होंने कहा देखिए आप आज़ाद तो हो जाएंगे, लेकिन आपके पास 3 चॉइस है। कितने चॉइस है, 3। उन्होंने बोला क्या क्या चॉइस है भाई,
उसने बोला देखिए आप चाहे तो स्वतंत्र रहिए, आप स्वतंत्र रहिए, ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है तो पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, कोई इशू नहीं है। अच्छा साहब तीसरा क्या है, उन्होंने कहा कि भारत के साथ आप मिल सकते हैं, है ना। जो अधिकतर रजवाड़े थे, है ना, तो उन्होंने भारत के साथ सहमति बनाई। लेकिन होता है ना कुछ लोग बड़े खतरनाक होते, बोलते हम कहीं नहीं मिलेंगे। उसमें दो थे, एक त्रावणकोर जो केरल की तरफ पड़ता है, हैदराबाद जो हैदराबाद आज का आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, ठीक है, हैदराबाद, इन्होंने बोला कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम आज़ाद रहेंगे। आपने डिटोल का प्रचार देखा है, मारे 99% कीटाणु, है ना, सब कीटाणु तो मर गया 565 वाला, ठीक है, ये दो ही कीटाणु तो बढ़ जाते हैं ना थोड़े से, जो चलते रहते हैं वो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद भी, है ना, ये वही दो कीटाणु थे, है ना, इसके साथ और भी थे। बोले कि हम आज़ाद रहेंगे। भारत ने बोला आज़ाद रहोगे, इतना मारेंगे सीधा हो जाओगे, है ना। तो हैदराबाद भी बेचारा भारत में मिल गया, है ना। अब सोचिए ये सब थोड़ा भारत के बीच में रह के पाकिस्तान बनता, ये अच्छा लगता। हैदराबाद को इसको ना भारत ने मिला लिया, है ना, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो इनको इसको मिला लिया इजीली, है ना। उसके बाद भोपाल जो था, भोपाल कहाँ है आज, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल, है ना। किसी ने बोला जो संविधान सभा थी, है ना, संविधान सभा जो थी उसमें इन्होंने आने से मना कर दिया। इन्होंने बोला हम संविधान सभा में नहीं आएंगे। संविधान सभा मतलब जो भारत की संविधान सभा लिख रहे थे ना, उसको हम बोले संविधान सभा। अभी बताइए संविधान सभा जो बना था वो कौन सी मिशन के आधार पर बना था, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, है ना, दोनों में से कोई एक है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इन्होंने आने से मना कर दिया। सरकार करना चाहिए। देखिए अब ये लोग जो रजवाड़े थे तो इनको भी स्वतंत्रता होना था, है ना, इनका अपना देश बनेगा, ठीक है। भारत सरकार इनको देश बनाने देती, मारेगी सीधा हो जाएंगे एक ही झापड़ में, ठीक है। तो सरकार का नजरिया, सरकार कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखती थी। देखिए सरकार ने दो रुख अपनाया, ठीक है। किसी से बात करते हैं ना तो कहते हैं ना, जब सीधे हाथ से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। सरकार ने वैसा ही किया। पहले तो इनसे प्यार से बात किया, देखो भाई आप भारत के लोग हैं, आप हमारे लोग हैं, आप हमारे में मिल जाइए। जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला उसके लिए कठोर रुख अपनाया। भाई जब तू नहीं मिलेगा तो मारेंगे इतने के सीधा हो जाओगे, है ना। तो कठोर रूप अपनाया, ठीक है, कि भाई हमारे राज्य में आप लोग मिल जाइए, ठीक है। अधिकतर तो शामिल होगा, अधिकतर शामिल हो गए। लेकिन जो चार थे ना, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर, ठीक है, ये कह रहे थे भैया हम शामिल नहीं होंगे, हमें चाहिए स्वतंत्रता। तुमने कहा अच्छा भाई तुमको स्वतंत्रता चाहिए, तो इन्होंने स्वतंत्रता इनको दिया नहीं। हैदराबाद को इन्होंने मिलाया, कश्मीर को मिलाया, जो कश्मीर का जो थोड़ा बचा हुआ काम था वो मोदी जी ने कर दिया, ठीक है। मणिपुर को उस समय ही मिला लिया गया, ठीक है। तो मणिपुर की थोड़ी अलग कहानी भी पड़ेगी, है ना। अब क्या था, ये मिल गई, इस बात की कोई ना कोई तो गारंटी देगा ना। तो एक पत्र था, इसको बोला गया विलय पत्र। क्या बोला गया, विलय। विलय का मतलब होता है मिल जाना, विलय में खत्म हो जाना, मिल जाना, ठीक है। तो जो इंग्लिश में बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो पूछे कि किस लोगों किन पे साइन कराया गया था रजवाड़ों को भारत में मिलने के लिए, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कराया गया था। ये बात पता चले कि हमारा ही व्यक्ति है, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट बनता है ना, वैसे ही उस जमाने के जो भारत में मिलने के लिए जो एग्रीमेंट के जो पेपर था उसको क्या बोलते थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। समस्या इन चारों में थी, बाकी सब मिल गए, समझ गया। जूनागढ़ जो कि आज की गुजरात में पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है, हैदराबाद जो आज तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है, मणिपुर जो है मणिपुर है, ठीक है। अब देखिए जो हैदराबाद आज का है ना वो छोटे से एरिया में लिमिटेड है, लेकिन उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था, ठीक है। इसे महाराष्ट्र के भी हिस्से आते थे, उसके बाद कर्नाटक के भी हिस्से आते थे, आंध्र प्रदेश के हिस्से भी आते थे इसके अंदर। तो हैदराबाद बहुत बड़ा था, है ना। जो इसने क्या कर रहा है कि जो नेहरू जी थे उन्होंने कहा देखिए हमें थोड़ा समय चाहिए सोचने विचारने के लिए। नेहरू जी से नहीं, इन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी से कहा कि थोड़ा हमें समय चाहिए देखने के लिए, ठीक है, हमें टाइम दे दीजिए महाराज। इन्होंने कहा ठीक है भाई तू टाइम ले ले। 1 साल का इन्होंने एक सिग्नेचर कर लिया जिसको बोला यथा स्थिति, ठीक है, बहाल कर लिया, जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 साल का हमें समय दे दीजिए, ठीक है। 1948 में काम कर लिया। वहां के जो शासक होता था हैदराबाद के शासक, उसको निजाम बोलते थे, है ना, क्या बोलते थे, निजाम। अब जो निजाम जो शासक है वो अपनी सेना भी रखेगा, ठीक है। जो उसकी सेना थी ना दंगाइयों वाली थी, अत्याचार वाली थी, है ना, तालिबान टाइप की सेना थी, है ना, मारने खसोटने में विश्वास करती थी, उसको ये लोग बोलते थे रजाकार, है ना। यानी शासक को निजाम, ठीक है, उसकी सेना को रजाकार बोलते थे, है ना। अभी जो था ना ये हैदराबाद का शासक है ना, ये यूनाइटेड नेशन में उस समय पहुंच गया था कि भाई भारत हम पे जुल्म कर रहा है। तो वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे। वल्लभ भाई पटेल ने सितंबर 1948 के अंदर ऑपरेशन पोलो किया। क्या किया, ऑपरेशन पोलो किया और भारत के अंदर इसको मिला लिया, ठीक है। जो समझदार बन रहा था ये यूनाइटेड नेशन पहुंच गया। इन्होंने बोला कि हमने छोटा सा एक पुलिस
कार्रवाई किया, हालांकि ये सैनिक कार्रवाई था। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये दंगाई थे, अत्याचारी थे ना। रजाकार कौन था? तो शासक का सेना। ठीक है, हैदराबाद का शासक के सेना को क्या बोलते थे? रजाकार। ठीक है, हैदराबाद का जो शासक था उसको निजाम बोलते थे। दूसरा था मणिपुर। ठीक है, क्या था? मणिपुर। इसके जो महाराजा थे ना वो थे बोधचंद्र। महाराजा का नाम बोधचंद्र है ना। इसको स्वायत्तता चाहिए। स्वायत्तता का मतलब समझते हैं? स्वायत्तता का मतलब होता है थोड़ा अधिकार मिल जाना। ठीक है, अपना भी कुछ अधिकार हो, है ना, उसको बोलते हैं स्वायत्तता। कुछ करने की अधिकार को बोलते हैं स्वायत्तता, अपना कुछ चला सके, है ना। तो इनको संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि देखो आप राजा तो रहोगे केवल नाम मात्र का। क्या रहोगे? नाम मात्र का। उसको बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र, है ना। उसके बाद यहाँ पे पहला इलेक्शन होता है। पूछिए कोई भारत में किस राज्य में पहला इलेक्शन हुआ था? तो मणिपुर के अंदर इलेक्शन हुआ था। ये कौन से अधिकार आधार पर होता है? सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि अगर आप भारत के अंदर 18 साल के हैं तो आपसे राज्य आपका धर्म, जाति भी, ठीक है, लिंग पूछे बिना आपको ये वोट डालने की इजाजत दे देती है। उसको बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, ये जून 1948 में हुआ। ठीक है, अब बाद में बेचारे भारत में शामिल हो गया। ठीक है, ये बाद में भारत में शामिल हो गया मणिपुर। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन। अब क्या था? भारत जो, अब उनको हमने आजादी भी, भारत आजाद भी हो गया। ठीक है, राज्य इनको मिला भी लिया हमने, इनको देसी रजवाड़ों को और ब्रिटिश प्रांत को मिला लिया, है ना। तब इनको राज्य भी बनाना था। भारत को क्या बनाना था? छोटे छोटे राज्यों में फिर से बांटना था, यानी यूपी, बिहार, पंजाब बनाना था, है ना। तो भाषा को आधार चुना गया था। 1920 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में। नागपुर जो है आज के वर्तमान में महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर हुआ। तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इन्होंने कहा था, पहले ही माँ की कसम खाई थी कि हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस मुकर गई, अपने बात से मुकर गई। ठीक है, मुकरने के पीछे कहानी ये था कि उनको लगता था कि भाषा के आधार पर अगर हम राज्य को बनाएंगे तो ऐसा होगा कि 500-600 राज्य बन जाए। कारण ये था कि भारत में बहुत सारे पहले भाषाएं है ना, लगभग 10,000 भाषाएं होंगे गिनोगे तो, है ना। लेकिन हमने 22 भाषाओं को मान्यता दे रखा है। ठीक है, तो लगता था कांग्रेस को एक भाषा के आधार पर अगर राज्य बनाया तो बहुत सारे राज्यों का निर्माण हो जाएगा। सब लोग डिमांड करने लगेगा। कुछ बोल रहा है मगही बोल रहा है तो मगही उसको बनाओ रे। बिहार के अंदर ही बहुत सारे राज्य बन जाएंगे अगर भाषा के आधार पर। तो कांग्रेस इस बात को लेकर डर गई थी, है ना, इसीलिए उन्होंने इसको मना कर दिया था। इससे पहले भी एक 1945-46 के आसपास एक कमेटी बनी थी जो भाषा के आधार पर देखने के लिए। लेकिन मद्रास प्रांत, जो मद्रास था, तो उनके 3 प्रांत थे। अंग्रेज जब भारत में थे ना तो शुरू में शासन किया तो उनके 3 प्रांत थे। मद्रास प्रांत, ठीक है, जिसको मद्रास चेन्नई आज हम बोलते हैं, मद्रास का नाम चेन्नई हो गया। बम्बई प्रांत, जिसको हम मुंबई बोलते हैं। ठीक है, कोलकाता प्रांत, जिसको आजकल हम लोग कलकत्ता बोलते हैं। तो 3 उनके प्रांत थे। यानी प्रेसिडेंसी शहर कितने थे अंग्रेजों के? तो 3 थे। एक मुंबई, आज के मुंबई, चेन्नई जिसको आप लोग मद्रास कहते हो, ठीक है, दूसरा था कलकत्ता यानी बंगाल। ठीक है, ये 3 थे। तो सबसे जो पहला भारत में राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश पहला भारत का राज्य था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। 1952 में बना। आंध्र प्रदेश कब बना? 1952 में। ठीक है, ये पहला बना। लेकिन मजे की बात देखिए, अभी तक भारत में 28 राज्य है। पहला राज्य कहाँ बना? आंध्र प्रदेश। ठीक है, लेकिन जो आखिरी राज्य इनसे टूट के बना है ना, जो तेलंगाना है, ठीक है, जो 28वां राज्य बना है भारत का आखिरी राज्य, वो कहाँ से बना है? आंध्र प्रदेश से। देख रहे हैं ना, सबसे पहला वाला आंध्र प्रदेश, जो टूट के बना आखिरी वाला वो भी आंध्र प्रदेश से निकल कर बना, जिसका नाम क्या है? तेलंगाना है। ठीक है, एक नेता हुआ करते थे गांधीवादी नेता। गांधीवादी नेता मतलब गांधी से विचार रखने वाले, उनके जैसे उनका विचार मिलता था। उनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। ये बेचारे हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल पर बैठ गए इसलिए इन्होंने बोला कि हमें भाषा के आधार पर हमें राज्य चाहिए। लेकिन कांग्रेस कहाँ सुनने वाली थी? कांग्रेस को डर था ना कि भाषा के आधार पर देश ना फिर से टूट जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए ना। इनकी बात नहीं सुनी गई, ये बेचारे मर गए। बेचारे का देहांत हो गया है ना, पोट्टी श्री रामालू ये मर गए। ये 52 दिन पंजाब जितने भी दिन बैठे थे ये उस पर अनशन में बैठे और ये निपट गए। जब ये निपट गए ना तो जो आंदोलन था और उग्र हो गया। और उग्र मतलब और हिंसावादी आंदोलन हो गया, तोड़फोड़ हो गया। सरकार ने कहा टेंशन मतलब हम एक आयोग बना देंगे। ठीक है, तो उन्होंने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो। तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 53 में बना। ठीक है, 53 में बना। इसने 3 साल बाद रिपोर्ट दिया, इसने रिपोर्ट दिया। तो 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। क्या बना 1956 के अंदर? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्यों का गठन कैसे होगा
उसके लिए आयोग बना था, उसी आयोग के रिकमेंडेशन पे एक्ट बना। अधिनियम का मतलब होता है एक्ट, ठीक है। आपके पास दो क्वेश्चन है, एक एक्ट और बिल में क्या अंतर होता है। देखिए मैं समझाता हूँ। एक्ट का मतलब होता है जब किसी कानून पर राष्ट्रपति साइन कर देता है वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। और बिल का मतलब होता है केवल इंट्रोड्यूस जब किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कानून बनाऊं कि जो मेरे वीडियो देख रहा है सबको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये एक बिल है, मैंने एक बिल लेकर आया कि सबको सब्सक्राइब करना है। संसद में बिल लेकर गया, मैंने बोला कि जो भी यूट्यूब चैनल देखेगा उसको सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। और ये जो बिल है ना अभी प्रेसिडेंट के साथ जाएगा। किसके साथ पास जाएगा? प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। अगर प्रेसिडेंट साहब यानी राष्ट्रपति जो है उस पर अपना साइन कर दे, उस पर क्या कर दे? साइन कर दे, वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको जो एक्ट होता है ना इसको मानना कंपलसरी होता है। अगर आप नहीं मानते हैं तो चालान किया जाएगा, आप पे फाइन लगाया जाएगा। जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाता है, ठीक है। बिल पे कुछ नहीं होता। बिल के बाद जब एक्ट बनता है तो वही राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? 1956 के अंदर बन के तैयार हो गया, एक्ट बन गया। अब क्या है कि जो एक्ट बना उसमें 14 राज्य बनाए। इसके अधिनियम से कौन से कितने राज्य बने? 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने केंद्र शासित? 6 केंद्र प्रशासित प्रदेश बने और 14 राज्य बने। अब 14 से आज 28 हो गया है, ठीक है। ये 6 से 9 हो गया है, ये समझ रहे हैं, ठीक है। ये था अपना पहला चैप्टर। इसको एक इंट्रोडक्शन समझिए, ठीक है। इसमें और भी डिटेल से पढ़ाना है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जय हिंद।